नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति किस ओर जा रही है। मेरा अपना मानना है कि 2014 के बाद भाजपा ने तय कर लिया कि किसी तरीके से अगर उनको राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे इलेक्शन जीतना है तो उन्हें एक हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना होगा और मुस्लिम कम्युनिटी को किसी तरीके से भी टारगेट करना होगा। तो आज चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको पहले टारगेट किया जाता है और एक भय का माहौल पैदा किया जाता है ताकि जो आम मुसलमान हैं वो भय से आवाज़ नहीं उठाएं, आगे नहीं बढ़ें। और इसी ही संदर्भ में अगर वो सोचते हैं कि अगर मुस्लिम लीडरशिप को हम जेल में डाल दें, चाहे मुकदमे सही हों या गलत हों, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई और लीडरशिप पैदा भी नहीं होगी। आज़म खां को टारगेट किया गया और साथ साथ में उसके सारे परिवार को जेल में भेजा गया और ये सब 2017 के बाद हुआ। और 2017 में आपको सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आया और इसी के चलते ये टारगेटिंग शुरू हो गई। और जैसे जैसे 2017 के बाद ये विवाद पैदा होता रहा और टारगेट होते रहे तो कई केसेस, कई मुकदमे आज़म खां के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ दायर किए गए। और ऐसे ऐसे मुकदमे वाक़या जिसके 16-16 साल पहले हुए उसके FIR 16 साल के बाद हुए। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेरी दाईं तरफ निज़ाम पाशा साहब हैं। 2007 में उन्होंने वकालत शुरू की और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि निज़ाम पाशा साहब हमेशा उनके प्रति खड़े रहते हैं। और ये आज़म साहब के वकील भी हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला साहब के भी वकील भी हैं और मेरी बाईं तरफ में अब्दुल्ला साहब हैं जो आज़म साहब के बेटे हैं। तो हम जनता को बताएंगे, दर्शकों को ये बताएंगे कि किस तरह से ये षड्यंत्र चला जा रहा है और आप तय करोगे कि जो केस दायर हो रहे हैं क्या वाकई में सच्चे हैं कि साफ ज़ाहिर है कि झूठे हैं। तो शुरुआत करते हैं निज़ाम आपके साथ। ये बताइए कि मुझे जानकारी है क्योंकि मैं भी कुछ केसेस में पेश हुआ हूँ कि आज़म खां के खिलाफ 2017 के बाद लगभग 86 FIR दायर की गई। ये सही है? जी, 86 FIR तो सिर्फ 2019 से 22 के बीच में की गई। उसके बाद से कुछ FIR और उसके बाद और भी हो चुकी हैं। हाँ। लेकिन 2019 में जब उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वो चुनाव जो लड़ा तो उसकी कैंपेन जहां शुरू हुई वहां से लेके 2019 की शुरुआत से लेके 2022 तक सिर्फ इन 3 सालों में 86 FIR उन पर 86 FIR फाइल हुए। अच्छा। जिसमें से भैंस चोरी, बकरी चोरी, लूट मार, ज़मीन हत्याना, इस तरह के मतलब ऐसे छोटे मोटे मामले जो हैं कई एक कॉज ऑफ एक्शन पे, एक वारदात पे कई FIRs हुई हैं। जैसे कि एक FIR हुई कि 16 साल बाद एक किसान ने एक FIR करवाई कि आज़म खान ने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम लिखवा ली। तो ये FIR 2019 में हुई? 2019 में ये FIR हुई और इसमें वाकई कब का था? 16 साल पहले का था? इसका वाकया जो था वो 2005-06 का था। और उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती अपने नाम लिखवा ली और वो FIR जो रजिस्टर हुई उसके बाद 26 और किसानों ने FIR करवाई। सब ने आके कि हाँ 2005-06 में 13-14 साल पहले ये उन्होंने, वो 16 साल क्या कर रहे थे? और कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या कि आज़म खान ने 13-14 साल पहले हमारी ज़मीन ले ली थी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करनी। तो वो रिश्तेदार तो नहीं है वो 27? कोई उनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो मतलब कि सभी को उठ गए कि भाई अभी आज हमें FIR करनी है।
16 साल, हाँ 16 साल। और ये बात दर्शकों को ये भी बता दें कि आजम खान साहब रामपुर के 10 बार एमएलए बने। मेरा ख्याल इतिहास में पहली बार का वाक़या है कि एक शख्स 10 बार एक कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए का टिकट उसको मिला और जीता। हाँ, और 2022 में तो सुना है वो जेल से ही जीते थे। हाँ, 2022 में तो जेल से उपचुनाव जीते थे। तो एक तो चलिए, एक तो 27 एफआईआर ऐसे हुई। उसके अलावा आप सोचिए कि 10 बार का एमएलए एमपी कैसे याद रहा किसान को कि भाई कैसे मेरी ज़मीन हड़पी गई, उसके पास कोई कागजात थे, उसने कोई पूछा नहीं गया किसी से। ये क्योंकि उन एफआईआर की दरअसल कार्रवाई अभी चल रही है, तो उसमें अभी ट्रायल चल रहा है, तो उसका भी नतीजा कोई नहीं निकला। लेकिन एफआईआर हो गई, एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी के आपको 27 में कोई आरोप तो लगा होगा कि भैया इस दिन आए, ऐसा हुआ कि मेरे परिवार से साझा मेरी ज़मीन छीनी गई, और फिर मैंने किसी को कहा, मेरे किसी के पड़ोसी को कहा, या पुलिस में जाकर कहा, कोई पूछा नहीं गया किसी कोई वो जो पुलिस की तफ्तीश हुई, सब में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो हालांकि ऐसी एफआईआर में कायदा यह है कि पुलिस तफ्तीश करती है, और अगर उनको ऐसा ज्ञात हो कि इसमें एफआईआर में कोई बुनियाद नहीं है, तो वो चार्जशीट नहीं फाइल करते, फाइनल रिपोर्ट फाइल करते हैं। लेकिन पुलिस ने इन सब केसेस में चार्जशीट फाइल पहले तो शुरुआत होती है कि एफआईआर दर्ज क्यों हुई। अगर मैं किसी के खिलाफ कोई गलत आरोप लगाऊं, झूठा आरोप लगाऊं, तो उसके आधार पे कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो मतलब कि झूठे आरोप पे एफआईआर दर्ज करनी, फिर उस पर तफ्तीश करनी, इसके पहले उसको गिरफ्तारी कर लेनी, हाँ, और चार्जशीट बाद में फाइल करनी, फिर आपको 27 बेलें लेनी है। 27 बेलें लेनी। तो ये दरअसल ये एक सिलसिला सा चल गया था कि एक केस में उनकी बेल होती थी, दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। अच्छा। तो इस तरह से वो लगभग 100 केसेस में उनकी बेल हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन वो फाइनल हियरिंग में उनकी आखिरी बेल लगी थी, उस दिन एक नई एफआईआर फाइल होती है कि आज उन्होंने जेलर को धमकी दी, और उस के लिए एक नई एफआईआर होती है जेलर को धमकाने के लिए, और उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसमें इंटरवीन करके उनको आर्टिकल 32 में, आपको याद होगा, आपने बहस की थी, और उन्होंने उनको बेल दी। बस 24 केस ऐसे भी थे जो उन्होंने मतलब कि इलेक्शन स्पीचेस के दौरान, तो उनकी हर चुनावी जो स्पीच होती थी उसमें एक एफआईआर होती थी, या तो दो संप्रदायों के बीच में विवाद पैदा करने की एफआईआर, या किसी को धमकाने की एफआईआर। तो हर उनकी चुनावी भाषण पे एक एफआईआर। वो कितने साल बाद? वो तो चुनाव जैसे जैसे उनका चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जैसे कैंपेन चल रहा था, तो साथ ही साथ उनके हर स्पीच के बाद एक एफआईआर नहीं हो जाती थी। 24 एफआईआर तो उनकी सिर्फ उनकी इलेक्शन स्पीच। मैं आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप दर्शकों को ये बताओ कि जब कोई चुनाव में कोई ऐसा बयान देता है, तो आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का वहाँ अधिकारी रहता है, और हर स्पीच में वीडियोग्राफी होती है, और अगर कोई ऐसा बयान हो तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। जी, उससे मुतालिक भी एक बल्कि मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, उसका भी आपको ज्ञान होगा, जिसमें जैसे आपने कहा कि वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें एफआईआर में लिखा था कि इसकी वीडियोग्राफी हुई। वीडियोग्राफी का वीडियो कैसेट जो था वो मालखाने में दर्ज था। फिर जब ट्रायल में जब न्यायालय ने उसको मंगवाया और वो खोला गया, तो उसमें ऑडियो कैसेट निकला। एक और उनके चुनाव की स्पीच का जो केस है, तो उसमें वो वीडियो कैसेट निकला। और उसके बाद फिर जो कोर्ट के रिकॉर्ड हैं, जो गवाहों के बयानात हैं, जिसमें आ चुका है कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, और हम उसकी कॉपी, क्योंकि उसको अभियुक्त को उसकी कॉपी दी जाती है, तो हमें उसकी कॉपी मिल चुकी है। तो बाद में हम कोर्ट की फाइल इंस्पेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ऑडियो को काट के वीडियो बना दिया गया है कोर्ट की फाइल में, जो फाइल कोर्ट के पास है, और हमारी जो कॉपी है उसमें ऑडियो लिखा हुआ है, उसमें वीडियो लिखा हुआ है, और जो कोर्ट की फाइल है उसमें कोर्ट के रिकॉर्ड में भी कुछ दखल अंदाजी हुई। तो कोर्ट के रिकॉर्ड, तो उसके लिए हमने ट्रांसफर पिटीशन बल्कि फाइल की है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चलिए इसको छोड़िए, चलिए अब आगे हम बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, आप तो स्वार कंस्टिट्यूएंसी 2 बार जीते हैं। जी, 2 बार। हाँ, एक 2019 में, 2017 में, और 2022 में, ठीक है, 2 बार जीते। दोनों बार डिस्क्वालीफाई हो गया। दोनों बार डिस्क्वालीफाई हो गए। और भाई आपके खिलाफ उन बेचारों, उनको क्या मामला है आपके खिलाफ? देखिए, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। मेरी पहली मेंबरशिप जिस इल्ज़ाम के लिए खारिज की गई, वो ये था कि मैंने उम्र गलत बताकर चुनाव लड़ा और मेरी एज 25 साल नहीं थी। और दूसरी बार भी जब मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसी इल्ज़ाम को पेश करके मुझे कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं लेने दिया गया। दर्शकों तो ये बात बता दें कि
आपकी पैदाइश आपके हिसाब से 1990 मेरी में हुई। पैदाइश 30 सितंबर 1990 में जी हुई हुई थी। और लेकिन किसी रिश्तेदार ने, गलत, हाँ जी। बताता हूँ मैं, किसी रिश्तेदार ने जाके किसी स्कूल में ये कह दिया कि आपकी पैदाइश 1993 में। जी। हाँ, और जब आप बड़े होते रहे तो वही रिकॉर्ड स्कूल का रहा। जी। हाँ, तो जब आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जब आपकी उम्र 21 साल 2015 की बात है। 2015 की बात है, तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो आपने सोचा कि आपका जो पासपोर्ट है जिसमें जो पैदाइश आपकी 1993 की लिखी हुई है उसको सही किया जाए और 1990 का दिखाया जाए। जब मैंने ये करेक्शंस कराए हैं तब इलेक्शन होने में करीबन 2.5 साल बाकी थे। अच्छा। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए ठीक करा। मैंने उसको इसलिए ठीक कराया था कि एक चीज़ गलत दर्ज है, और जिस वक्त मैंने उसे ठीक कराया था मेरा कोई मतलब ख्वाब ख्यालों में भी ये नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं इंजीनियर हूँ। मैंने तो आपने पहले क्यों नहीं ठीक कराया? ये सवाल उठता है। ये गलती मतलब ये मैं आपके उस दिन से लेकर आज तक हर रोज़ मैं इस बात के लिए अफसोस करता हूँ कि मैंने ये सच क्यों बोला। काश मैं ये सच न बोलता और जो गलत जन्मतिथि चल रही थी मैं उसे ही चलने देता, तो शायद न मैंने जेल काटी होती, न मेरी बीमार माँ ने जेल काटी होती, न मेरे वालिद जेल में होते, न मैंने 2 बार मेरी मेंबरशिप छीनी गई होती। मेरा गुनाह बस इतना है। और मैं आपसे, आप हर चीज़ जानते हैं, आपने बहुत मजबूती से हमेशा हम कमज़ोरों की आवाज़ को उठाया भी है। मैं वो बदनसीब हूँ कि जिसकी पैदाइश को साबित करने के लिए वीडियो एविडेंस मौजूद है और वो अपनी पैदाइश साबित नहीं कर पा रहा है। मुझे हर रोज़ हर गुज़रते दिन के साथ ये अफसोस होता है कि काश मैंने उस वक्त ये सच न बोला होता। और मैंने ये सच सिर्फ इसलिए बोला था कि अगर मेरी कल को सरकारी नौकरी रही, क्योंकि मेरा वही था, मैं इंजीनियरिंग की थी मैंने, कि कल को लोग ये ना कहें कि आज़म खान ने अपने बेटे की उम्र 3 साल बढ़वा के सिर्फ इसलिए लिखवा दी थी ताकि वो सरकारी नौकरी लंबी कर सके। क्योंकि देखिए, मेरे वालिद सियासत में है और बड़ा नाम है, मुझे फ़ख्र है अपने वालिद पर। बहुत कमज़ोर धागे से जुड़ी हुई ज़िंदगी है, कोई भी बात स्कैंडल मिनट में बन सकती है। इसलिए सोचा कि लोग ये कहेंगे लीजिए, मदर की मैटरनिटी लीव है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड। आपकी मदर करती क्या थी, जरा बता दीजिए। प्रोफेसर थी। कौन से कॉलेज में? जी, जो डिग्री कॉलेज में थी। डिग्री कॉलेज जी, सरकारी कॉलेज है? जी सरकारी कॉलेज है। उनको मैटरनिटी लीव उस वक्त तो में जब दर्ज मैटरनिटी लीव दी गई तो उस कॉलेज के अधिकारियों को बता कर ली गई? दर्ज है रजिस्टर में। रजिस्टर में दर्ज है। वो मैटरनिटी लीव कब ली गई? 1990 में? जी, 1990 जब आपकी पैदाइश है। 93 में जब जो गलत दर्ज हो गई थी, उस वक्त कोई मैटरनिटी लीव नहीं है। वो उस वक्त अपनी ड्यूटी पर है। तो 1993 भी कोई मैटरनिटी लीव नहीं है, 1990 की? 1990 की है। क्योंकि और जिस डॉक्टर ने आपको पैदा किया वो उन्होंने भी बयान दिया, सब कुछ बयान दिया, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है, उन्होंने कहा, ओरिजिनल डिस्चार्ज स्लिप मौजूद है। उन्होंने कहा कि यही एक बेटा पैदा हुआ था, ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो डॉक्टर से जब पूछा गया कि वो बेटा कौन है तो डॉक्टर ने बताया मुझे नहीं पता, मैंने तो एक बेटा पैदा किया था। सब 30 साल बाद कोई भी हो, कौन 30 साल बाद ये देख के बता देगा कि जिस आदमी को, बच्चे को मैंने पैदा किया था वो 30 साल बाद ये दिखता है? सब कौन बता सकता है? उसके बाद तो कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं ना? कोई नहीं। हम 2 ही भाई हैं, एक मुझसे बड़े और एक मैं। तो उससे बड़े भाई तो पहले पैदा हुए जी, थे। वो 5 साल। तो मेरे बाद 1990 में तो और कोई पैदा हो नहीं सकता था। मेरे अलावा और कोई तो पैदा हो, फिर भी आपकी बात नहीं मानी गई, मानी और नहीं उसके आधार पे आपको जेल भेज दिया गया। 7 साल की सजा हुई, 2 बार मेरी मेंबरशिप। मैंने कहा ना, मैं हर गुजरते दिन के साथ कोई दिन ये अफसोस नहीं होता कि मैंने ये सच क्यों बोल दिया। और मैंने तो कई बार तो सच बोलना भी गुनाह होता है। मेरे अगर उसमें आप देखें तो मेरे लिए सच बोलना ही गुनाह हो गया। अच्छा, ये बताइए कि इनको किस आधार पे फोर्जरी पे इनकी प्रोसिक्यूशन हुई? दरअसल अगर आप देखें तो फोर्जरी का तो मुकदमा ही नहीं बनता, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट है उसमें गलत पर्टिकुलर्स देख के गलत जन्म तिथि दर्ज कराने के लिए 50 रुपये का जुर्माना है। लेकिन और ये किसी का केस नहीं था कि अब्दुल्ला आज़म खान ने या आज़म खान ने इनका बर्थ सर्टिफिकेट फोर्ज किया, लेकिन उसमें जो चार्ज लगाया गया वो फोर्जरी का लगाया गया। हालांकि केस ये है कि आपने गलत जन्मतिथि दी और म्यूनसिपैलिटी ने आपको गलत सर्टिफिकेट इशू किया। फोर्ज तो कोई कर ही नहीं सकता। जो पासपोर्ट ऑफिसर है
वही दस्तखत करता है ना कि भाई इनकी जन्म तिथि ये थी, तो जो फोर्जरी तो हो ही नहीं सकते। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इन दिस केस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया और उनका भी यही केस है कि हमने उनको गलत पर्टिकुलर्स दिए और उन्होंने हमको सर्टिफिकेट इशू किया। फोर्जरी फिर भी नहीं हो सकती। फोर्जरी तो तब होती है अगर मैं घर बैठ के कंप्यूटर पे सर्टिफिकेट बना लूं, तो वो होगी फोर्जरी। लेकिन इन पे जो चार्ज लगाया गया है वो फोर्जरी का है। गलत जन्म तिथि दे के गलत सर्टिफिकेट बनवाने का नहीं, क्योंकि उसमें तो 50 रुपए का फाइन है उस एक्ट में। करेक्ट। और उसके उस फोर्जरी के लिए फिर इनको सजा हुई है 7 साल की। उसमें इनको बेल हो गई। उसमें हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात लिखी है कि कहीं से कोई फोर्जरी ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और यहाँ तक लिखा है कि 420 के लिए ये लॉ है। आप गए थे हमारे लिए कि 420 के लिए है कि देयर शुड बी अ पर्सन डिसीव्ड, कोई विक्टिम होना चाहिए, उसमें कोई विक्टिम ही नहीं है। और जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराई है उसने किस कैपेसिटी में एफआईआर, तो आपकी सस्पेंशन जो सजा है सस्पेंशन हो गई, लेकिन कन्विक्शन अभी स्टे नहीं हुआ है। अभी आजम साहब का कन्विक्शन, तो जब तक कन्विक्शन स्टे होगा निश्चित रूप से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए ये सब हुआ तो इसीलिए है कि पहले उन्होंने एक बार मेंबरशिप इलेक्शन पिटीशन के जरिए ली, उसके बाद उन्होंने जेल भेज दिया, जेल से निकला, आजम साहब इलेक्शन जेल से जीते, मैं बाहर निकल के जीता, अब कैसे ली जाए। तो उन्होंने पहले मुझे सज़ा कराई एक धरना देने के मुकदमे में। नहीं, वो बाद में अलग बात करेंगे जी। तो इसमें तो आपको कन्विक्शन की अभी स्टे नहीं हुई, जब तक स्टे नहीं होता तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपके पिता चुनाव नहीं लड़ सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये बताइए आप कि इनकी वालिदा, इनकी मदर को कैसे सजा हुई, उन्होंने क्या किया था कि उनको सजा हुई? उनको कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र में शामिल थी। इनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस माँ ने पैदा किया उसी ने कंस्पिरेसी की कि ये पैदा 1990 में नहीं हुआ, 1993 में। हाँ, तो उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए ये कंस्पिरेसी थी। हाँ, उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए वो उस दस्तावेज की, उस बर्थ सर्टिफिकेट की कूट रचना करने के लिए उनको सजा हुई है। ठीक है ना, तो वो भी अंदर बेचारी रही, उन्होंने भी जेल काटी। तो मतलब कि सारे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। मेरे घर में, मेरे पूरे ख़ानदान में शायद कोई ऐसा नहीं है जिस पर मुकदमा बचा ना हो। मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो जेल ना गया हो। अच्छा। और हद तो यहाँ तो आपसे दोस्ती रखना तो बड़ा खतरनाक काम नहीं, है। खतरनाक नहीं, गुनाह है इस वक्त तो। मैं आपको बता दूं, हमारे जो वकील है रामपुर में ट्रायल कोर्ट, एक उसमें से वकील है, उनके ऊपर एफआईआर हो गई गवाह को धमकाने की। अच्छा। मतलब हमारे लिए कि आप जमानती जब दाखिल हो रहे थे बेल होने के बाद, तो जिन लोगों ने जमानत ली थी उनको थानों में बुला कर ये कहा गया कि तुम जमानत क्यों ले रहे हो, इसका अंजाम जानते हो। अच्छा, क्या कर सकते हैं। तो इसके पीछे आपके हिसाब से देखिए सोच क्या है, क्यों कर रहे हैं सरकार आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या कह सकते हैं, देखिए इसका कोई जवाब, अगर किसी से कोई झगड़ा होता पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में, कभी किसी पर 151 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी से झगड़ा होता या 2005 से लेकर 2017 तक कोई ऐसा झगड़ा कोई आज तक कोई मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे, जैसे अभी पाशा भाई बता रहे थे, रात को 12:04 बाद को कुछ मुकदमे ऐसे हैं जीडी पहले चढ़ गई है, एफआईआर बाद में हुई है। रात को 12:07, 12:09 में सारी तहरीरों में हैंड राइटिंग एक। और जिन किसानों की भी बात हो रही थी उनमें से किसी ने एफआईआर नहीं कराई है, उन्हें मजबूर किया गया, सादे कागजों पे दस्तखत लिया गया उनसे। क्या करें वो? देखिए सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। गरीब आदमी सरकार से की बात मानने से या अधिकारियों की बात मानने से मना नहीं कर सकता, उसे फना कर देंगे, उसको फना कर देंगे। और मुसलमानों का जो हाल है वो किससे छुपा हुआ है? हिम्मत है एक गांव में रहने वाले किसान की हिम्मत है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कई भी बात को मना कर दे? किसकी हिम्मत है? हम मना कर दें, हमारा अंजाम नहीं देख रहे हैं आप? आजम खान 10 बार के एमएलए, 2 बार के एमपी, 4 बार मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, बेटा एमएलए, पत्नी एमपी एमएलए, जमानत भर दिए गए जेलों में, 4-4 साल से जेलों में। कौन किसान हिम्मत कर लेगा? आशा भाई नहीं कर सकता, आम आदमी, आम मुसलमान आज की तारीख में नहीं कर सकता। तो इसके पीछे जो षड्यंत्र ये है कि किसी तरीके से जो भी मुस्लिम लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, जिसका रसूख है, मगर जीतता कोई एक कंस्टिट्यूंसी में, रसूख तो 2-4 कंस्टिट्यूंसी में रहता है, तो उसका प्रभाव 2-4 कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, निश्चित रूप से रामपुर के अलग कंस्टिट्यूंसी में भी पड़ता हो।
तो वो भी ख़त्म कर देना और फिर एक भय फैला देना। और यही एक हिंदू मुस्लिम जो षड्यंत्र है चलता रहा है, ये राजनीति की बुनियाद बन चुकी है अब। तो ये बताइए कि चलिए ये मुकदमा तो छोड़ दीजिए, ये जो फोर्जरी का मुकदमा है, और कौन से ऐसे मुकदमे हैं जिनमें इनको और आजम खान को किया गया? एक मुकदमा तो था कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सड़क पे झाड़ू लगाने की मशीनें ये तो बड़ा दिलचस्प मुकदमा है, ज़रा बताइए। तो ये इनके दो दोस्त, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें वो, इनके दो दोस्त हैं वो? नहीं, उन्हें तो उठा के लाकर उनसे बरामद की दिखा दी गई थी। तो इनके उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें वो कौन, एक दो लड़के थे, वो दो लड़के थे जिन्होंने फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें वो ताश खेल रहे थे। तो उस पे एक पहले मुकदमा एक रजिस्टर होता है इलीगल गैम्बलिंग हाउस चलाने का। अच्छा, मतलब कि दो लड़के इलीगल जुआ घर चला रहे हैं, तो अब आपस में ताश खेल रहे हैं, वो घर में खेल रहे हैं, उनके खिलाफ गैम्बलिंग का कि वो जुआ घर चला रहे हैं, जुआ घर चला रहे हैं। तो जुए का अड्डा चलाने के लिए जो मुकदमा हो उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर कोई और एक थर्ड पर्सन एक मुकदमा कराता है कि रामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई की मशीन जो है वो चुरा ली गई है, और उसमें ये दोनों इकबालिया बयान देते हैं कि हम उस षड्यंत्र में शामिल थे और वो आजम खान ने और अब्दुल्ला खान ने चुरवा के। ये कोइंसिडेंस देखो, वाकया देखो कि दो लड़के जिनको पता नहीं कि क्या होने वाला है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हो गई और किसी और ने कोई मुकदमा किया कि भैया यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीन है, वो कोई ले गया, तो इन वही दो लड़कों को पता पूछा गया, उन्हें कहा हम ही तो हुए थे वो, हम चश्मदीद गवाह थे कि ये मशीनें लाई गई और मशीनों के साथ क्या किया गया। तो वो अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान ने वो मशीनें, वो उसमें से एक मशीन चुरा के जो सड़क पर झाड़ू लगाने की जो मशीन थी वो चुरा के उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में उसको लगा लिया है। अच्छा। और जब ये बात बाहर आई तो उन्होंने मशीन को काट के दफन कर दिया है। मतलब कि अभी देखो, बाकी हमने कई ऐसे वाक़े सुने कि मतलब लोगों को काटा जाता है, मारा जाता है, पहली बार ऐसा वाक़या है कि मशीन को काटा। हाँ, तो वो झाड़ू लगाने की मशीन को काट के उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में दफन कर दिया। मतलब पहले उसको मतलब तो फिर जमीन डिग की होगी, फिर उसको दफन किया होगा। तो फिर इन दोनों के साथ पुलिस जाती है जौहर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे खुदाई करती है, वहाँ पे उसको मशीन बरामद होती है। हाँ भाई, मशीन बरामद होती है। तो जिसके टायरों में हवा भी पूरी भरी हुई है। और उसके एक नहीं, आपकी बात जरा सी कट रही है। उन्हें जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था उसमें सज़ा सिर्फ 3 महीने की थी। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर डाला बेल के लिए, तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लगाई। उसके बाद पुलिस उन्हें किसी और शहर से अरेस्ट करके लाई, और उस वक्त के जो तत्कालीन एडिशनल एसपी थे, जब उनसे लोग मिलने गए तो उन्होंने टीवी पर ये इंटरव्यू दिया कि हम पत्ते खेलने के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं और इसके अलावा हम उन पर कोई और मुकदमा नहीं है। ये इंटरव्यू दिया संसार सिंह, उस वक्त एडिशनल एसपी थे रामपुर के, उन्होंने। उसकी वीडियो आज भी मौजूद है। उसके बाद भाजपा के एक हैं साहब, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने FIR कराई। उसके बाद इन लोगों को वहाँ यूनिवर्सिटी में ले जाया गया और पूरी यूनिवर्सिटी को कॉर्डन कर लिया पुलिस ने। स्टूडेंट्स को निकाल दिया, टीचर्स को निकाल दिया, चारों तरफ से यूनिवर्सिटी घेर ली गई, बंद कर दी गई, और उन लोगों से कहा कि ऐसे हाथ उठाओ और उधर उंगली करो। और उससे एक मशीन प्रकट हुई जिसके टायरों में 7 साल पहले दफन हुई मशीन। भैया आजकल हिंदुस्तान में छोटे मोटे टायर तो ना बनते हैं जी। और आपको याद होगा बाइक्स पे जैसे शॉकर होते हैं जिन पे क्रोम होता है, धूल नाम की चीज़ नहीं। ये कहा कि साहब नगर पालिका की मशीन चोरी। नगर पालिका ने क्या कहा? नगर पालिका ने प्रेस रिलीज दी कि हमने 5 मशीनें खरीदी थी, 5 मशीनें हमारे पास माखाने में मौजूद हैं। अरे वाह। तो फिर पुलिस ने एक बयान रिकॉर्ड कराया मशीन की सप्लाई, जिस कंपनी ने मशीन सप्लाई की थी, कि जी हमने 5 के साथ एक सैंपल फ्री दिया था। अच्छा। ये वो सैंपल है। अच्छा। तो वो उस सैंपल का जो उन्होंने चैसी नंबर दिया वो भी उससे मैच नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन बहरहाल तो उसमें फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनकी हाई कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको याद होगा कि इनकी बेल हुई है। ये तो बड़ी दिलचस्प कहानियां। मेरे ख्याल हिंदुस्तान के अगर इतिहास लिखा जाए क्रिमिनल लॉ पे तो ऐसा लगेगा कि भाई हमारा सिस्टम कितना एफिशिएंट है, और जो मशीन वाले बनाने वाले हैं कितनी मजबूत मशीन बनाते हैं कि जो टायर है उसकी भी हवा 5-6-7 साल रहती है, नहीं निकलती। तो मतलब कि राजनीतिक लीडरान की हवा निकाल देते हैं लेकिन टायर की हवा नहीं निकलती। ये तो फिर बहुत बड़ा मुकदमा है पाशा भाई। FIR होना, चार्जशीट लगना बड़ी बात नहीं है। आजम साहब को झुमका पायल चोरी में 10 साल की सजा है और 14 लाख का जुर्माना है। आजम खान जो 10 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा है कि उनका क्या पायल और झुमका की चोरी। पायल और झुमका वहां से चुराए जहां घर नहीं थे।
पायल और झुमका चुरवाए हैं, सॉरी। चुराए 25,000 रुपए, और किसी के घर से चुराया, मोबाइल फोन किसी के घर से चुराया। तो ये सब ये किसी ने बयान दिया होगा ना, ऐसे कैसे कोई चोरी का इल्जाम लगा सकता है? तो बयान मतलब की जरूरत होगी आजम खान को कि 25,000 की, मतलब कि उनके मतलब कि 10 साल एमएलए रह चुके हैं, उनको फिर भी 25,000 की जरूरत होगी। वो चुराएंगे किसी से 25,000, और झुमका चुराएंगे और पायल चुराएंगे और गाय, FIR हुई, चार्जशीट और बकरी फाइल भी हुई। चुराएंगे। अब कम से कम अभी तक गनीमत यह है कि भैंस और बकरी चुराने में सजा नहीं हुई है, सिर्फ मुकदमा चल रहा है। लेकिन ये बताइए, अगर दर्शक हैं सब सुन चुके हैं, कोई आम आदमी जी ऐसे वाक्यों को सुनेगा तो हंसेगा, हंसते थे। हंसेगा जब ना, लेकिन जज तो आपके सजा देते हैं। हम जेल में जब थे, तो जब हमारे वारंट जेल में पहुंचे, क्योंकि एक सिस्टम है कि जेल में मुलाहिजा होता है, पूछा जाता है कि आप किस केस में हैं, या फिर जब मुआयना होता है, जैसे आप हर 3 महीने में तो डिस्ट्रिक्ट जज, DM, SP आते हैं, हर बंदी से पूछते हैं कि साहब आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप किस केस में हैं। तो जब वो आते थे और पूछते थे कि आपको कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक है, किस केस में है? सब भैंस चोरी में है, सब बकरी चोरी में है, सब सफाई मशीन की चोरी में है, सब गले से 16,600 रुपए की चोरी में है। क्या करें अब, क्या मतलब कि ये बात आम आदमी सुन के तो हंसेगा, लेकिन जज साहब इन्हीं बयानात के बाद आपको 7 साल की सजा, ऐसी सजा भी आप देते हैं। रामपुर में जो इस वक्त माहौल है, मैं देखिए बहुत सी बात नहीं कह सकता, हर शख्स इतना डरा हुआ है कि कोई सही को सही नहीं कहने की हिम्मत कर सकता। आप जिन लोगों के लिए अभी आप कह रहे थे कि बयान किसी ने दिए होंगे, साहब किसकी हिम्मत है जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के, और इतनी मजबूत कि आप स्टेट में भी हैं, आप सेंटर में भी हैं, आप हर जगह हैं, कौन उसके ख़िलाफ़ चला जाएगा? कोई रिक्शा चलाने वाला, बीड़ी बनाने वाला, उसकी बेचारे की जिसकी रात का ये नहीं पता कि वो रात का खाना खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, उसकी हिम्मत है वो सरकार से लड़ ले, वो वही कहेगा जो सरकार कहेगी, और नहीं कहेगा तो सरकार उसके खिलाफ कर देगी। वो कहाँ से कराएगा बिल? उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? मर जाएगा वो तो। मजबूर है वो बयान देने के लिए, मजबूर है वो FIR कराने के लिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय उनकी बात को हाँ में हाँ कहने। चलिए, ये तो सफाई की ज़मीन की बात हो गई, और कौन कौन से मुकदमे? इसके अलावा एक मुकदमा इन पे ये था कि इन्होंने आजम खान ने रास्ता रोक के प्रदर्शन किया था। वो वाक़ई किस साल का है? वो 2006-7 का है शायद, 2008 का 2008 का वाक़या है वो। 1 जनवरी तो का। FIR कब हुई? नहीं, FIR तभी उस समय हुई? जी, उसी समय हुई। FIR उसकी उसी समय हो गई थी, लेकिन उसमें फिर जब उसमें सजा हुई इनको, तो उसमें फिर सब दूसरी मर्तबा इनकी मेंबरशिप गई थी। वो अलग बात है। एक तो उसमें आजम खान को सजा हुई, हुआ क्या बताइए ना, कि एक उनकी गाड़ी में जा रहे थे, वो गाड़ी में जा रहे थे, वहाँ पे उनको नाके पे अधिकारियों ने रोका, तो उसमें आजम खान ने कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उन्होंने और उनके लोगों ने वहाँ पे सड़क पे धरना दिया, ट्रैफिक रोका, ये उन पे मुकदमा था। उस वक्त क्योंकि अब 2 जनतिथियां हम जिक्र कर चुके हैं, एक 1990, एक 1993। तो एक के हिसाब से अब्दुल्ला खान 15 साल के थे, दूसरे के हिसाब से भी अब्दुल्ला खान 17 साल के थे। आप उसके साथ थे उस समय, उस गाड़ी में आप साथ बैठे हुए थे। उस समय आप मेजर नहीं थे? नहीं, आप माइनर थे? जी, मैं दोनों सूरतों से माइनर था। मतलब अगर देखा जाए कि आपकी पैदाइश 1990 है, तब भी आप माइनर थे, 93 है तब भी आप माइनर थे, तो आपके खिलाफ तो मुकदमा हो ही नहीं सकता था। मुकदमा हुआ, सजा हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, हो तो सकता है, लेकिन मुकदमा हुआ, कानून की बात कर रहे हैं ना। नहीं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मुकदमा हुआ, सजा हुई, मुकदमा भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। मेंबरशिप के लिए गई, और मैं हर दरवाजे पर अपनी लेकर के दरख्वास्त के मैं जुवेनाइल हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि दुश्मनी में, चलिए हमारी दुश्मनी में आप गलत इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालतों में जाकर मुखालिफों ने अदालतों को गुमराह करने का काम किया, सिर्फ हमारी नफ़रत में अदालतों में गलत आर्गूमेंट्स दिए। तो उस समय ये माइनर थे? उस समय माइनर थे, तो माइनर होने के बावजूद इन पे मुकदमा चला, जो कि एक जुवेनाइल पे नहीं चल सकता, जो एक माइनर पे नहीं चल सकता। इन पे मुकदमा चला, इनको सजा हुई और इनकी मेंबरशिप गई। 7 लोग बरी हुए, सिर्फ 2 को सजा हुई। जी,
सिर्फ इनको और आजम खान को सजा हुई। बट इनका क्या रोल हो सकता है उस धरने में? तो ये तो बेचारे माइनर थे, क्या रोल करेंगे उसमें? लेकिन ये माइनर थे, वो बात तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आके हमने एप्लीकेशन लगाई। फिर भी बट 120B का ही मुकदमा होगा ना, क्योंकि इनको डायरेक्टली तो कोई मुकदमा हो नहीं सकता। नहीं, क्योंकि ये वहाँ मौजूद थे, तो इसमें उस प्रदर्शन में शामिल होने का उन पर मुकदमा था। प्रदर्शन में शामिल हो रहा था, मतलब ये भी कहते हैं कि ये भी सड़क पर धरना दे रहे हैं। सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे, बाकी सब बरी हो गए। तो सिर्फ 2 लोगों को उसमें सजा हुई ना, बाकी तो 2 ही लोग ने तो धरना नहीं दे रहे होंगे ना, बाकी लोग भी तो होंगे ना, तो बाकी बरी हो गए, बाकी सब बरी हो गए। इनको सजा दे दी गई। तो वो भी अभी तक उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट में हमने फिर ये वो तो क्या आपको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिला है उसमें, लेकिन कन्विक्शन तो रही है। जी, हाँ, जी। तो उसका मामला भी बाद में सुना दिया जाएगा। जी। तो मतलब कि अगर आप सोचें कि ऐसे केसेस में एक टारगेट किया जाए किसी भी लीडर को, मुस्लिम लीडर को, उसके परिवार की सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाए और कोर्ट भी कुछ ना करे, सालों साल लग जाए। क्यों आज अब 2025 में है ना, ये वाकई तो आप कह रहे हैं कि FIR तो 2019 से शुरू हो जी, अब ये केसेस तो 2019 से शुरू हुए ना, मतलब कि आपको एज इट इज 6 साल हो चुके हैं और इसमें आपको कोई राहत नहीं मिली, कोई राहत नहीं। नंबर ऑफ केसेस हैं अभी तो और कई केसेस हैं, एक पे सजा होगी तो दूसरा केस हो जाएगा, दूसरे जेल में जब हम थे एक में बेल होती थी, हाँ, दूसरे में 8 साल पुराने मामले में नाम बढ़ा दिए। आजम खान साहब पर अभी एक 19 साल पहले FR लगा, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाती थी, उस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन होने गई है। मतलब एक बार कह दिया, क्लोज कर दिया मुकदमा, उस केस में कुछ नहीं है, दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ताकि किसी तरीके से अगले चुनाव तक, जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में आने वाला है ना, तो इस 6 साल में से करीब 4 साल आजम खान जेल में रहे हैं और अब्दुल्ला खान 3.5 साल अब्दुल्ला खान जेल में रहे हैं इन सालों में से। और बाहर सिर्फ, जैसे आपको याद होगा, सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था आर्टिकल 32 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक गैर मामूली ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अजीब इत्तेफाक है कि आज उनकी आखिरी बेल जब हमारे सामने लगी है, तो आज सुबह 3 बजे एक FIR हमको बताया जा रहा है हुई है, जिसमें कि उन्होंने जेलर को धमकी दी। उसमें पुराने मुकदमे नाम बढ़ा दिया और 6 महीने तक बेल ऑर्डर रिजर्व था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। जी, क्योंकि ऐसा बात उस केस में मैंने जो मुझे जानकारी है कि एक बार बहस हो चुकी थी जी, दिसंबर में बहस हो चुकी थी जी, और उसका ऑर्डर रिजर्व था। फिर वो बात वो 3-4-5 महीने बाद दोबारा जब केस लगा तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको दोबारा सुनवाई करेंगे। उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि आप इसको सुनिए और फैसला दीजिए। उसमें हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें हमने अपील लगाई। वो अपील सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब तलब हुआ, जवाब आया। जिस दिन बहस पे लगा और लग रहा था कि आज अगर बहस हो जाए तो इसमें बेल हो सकती है, तो उस दिन सुबह को 3 बजे उन पे एक और मुकदमा हुआ, जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने जेलर को धमकी दी। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो मुकदमा लगा हुआ था उसमें बेल दी और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जिस दिन हम ये केस सुनने बैठे हैं उस दिन सुबह को 3 बजे। ये मैं आपको पढ़ देता हूँ कि फैसला ये है कि पैरा 22 ऑफ दैट ऑर्डर सेज द लास्ट ऑफ सच बेल ऑर्डर has been passed on the 10th of May 2022 by the learned single judge of the Allahabad High Court after a gap of so many months from the date of reserving the order of 4th December 2021. Insofar as the contention that the petitioner threatened the IO is concerned, we may only observe that it appears to be a matter of sheer coincidence that the General Dari GD entry with regard to said threats is registered on the 17th of May 2022 at 3:04 hours, the date on which the present proceedings were to come up for hearing and were heard. We therefore do not find it necessary to make any further comments thereon. साफ जाहिर है कि ये टारगेट हो रहे हैं आप लोग और ये भाजपा की एक राजनीति का बुनियाद है, जिस आधार पे वो सोचते हैं कि हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। और ये केवल आप ही की ताकत नहीं होए, कोई भी हिंदुस्तान का जो मुस्लिम लीडर होगा, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसका इलाज क्या है ये मैं नहीं जानता, क्या होना चाहिए ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
और अगर हमारी कानून की व्यवस्था ऐसी ही रही, और अगर हमारे जो न्यायाधीश बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में बैठे हैं, वो अगर राहत नहीं देंगे तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप सोचते हो कि कोई इसका नतीजा निकल सकता है? कोई सोल्यूशन है आपके पास कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? या तो सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे सारे केस प्रदेश के बाहर ट्रांसफ़र करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, तो क्या होना चाहिए? तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो बहुत ये लगता है कि ये एक लोकतंत्र के लिए, एक प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि सत्ता बदलने के साथ साथ उसके विपक्ष के नेता जेल में भर दिए जाएं। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटिशन पहले एक लगाई थी कि इनके आज़म खां के केसेस उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र किए जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं की। और एक केस के सिलसिले में ये पिटिशनिंग है जिसमें मैंने बताया कि कोर्ट का रिकॉर्ड जो है, जो कोर्ट की फाइल में अगर उसमें इंटरपोलेशन किया जा रहा है, तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ये मुकदमा न सिर्फ उस कोर्ट से बल्कि इस प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन हाँ, विपक्ष के या राजनीतिक नेताओं के मामला न सिर्फ एमपी एमएलए कोर्ट में बल्कि बाहर की स्टेट के एमपी एमएलए कोर्ट में सुने जाएं। मेरे ख्याल से ये इसका एक कुछ हद तक उसका सोल्यूशन हो सकता है। नहीं, लेकिन किसी भी प्रदेश की जो पुलिस है, अगर उसकी सांठ-गांठ राजनीतिक दल जो वहाँ हावी हैं उनसे हो जाए और जो आदेश वो लोग दें पुलिस उसी मुताबिक काम करे, तो ऐसी कानून की व्यवस्था तो हमने नहीं सोचा कि हमारे संविधान के अंतर्गत होगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। आप छोड़िए, आजम खां की बात छोड़िए, ये तो किसी भी के खिलाफ भी हो सकता है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसने निश्चित रूप से उसके खिलाफ ऐसे होगा। तो इसका तो यही है ना कि जो हमारी जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिसिंग सिस्टम, जो इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम है, उसी में एक शंका पैदा होती है कि ये तो सही नहीं है, तो उसका क्या किया जाए? ये तो देखिए एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि जब तक पुलिस अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी संवैधानिक कर्तव्य का एहसास नहीं होगा, तब तक इसका कोई हल तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है पुलिस स्टेशन में, वो इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन उसको आदेश तो ऊपर से आता है ना, एसपी से आता है ना। तो देखिए कहीं तो अलोंग द लाइन सभी मतलब कि वो राजनीतिक जो भी दल है, जो भी सरकार सत्ता में है, उसी का पालन करते हैं ना, उसी के डायरेक्शन का पालन करते हैं। तो फिर इस देश में लोकतंत्र का रहेगा क्या अगर ऐसा ही होने लगा? एक तरफिया अगर ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो फिर कानून का मतलब क्या है? हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ का फिर मतलब क्या है? तो वहाँ तो सुधार लाना चाहिए ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर चलिए ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और धनचा जो दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे कि ये तो बेबुनियादी सारे केस हैं, लेकिन ये जज भी जानते होंगे, ये तो है नहीं कि जो वहाँ बैठे हुए हैं फैसला देने वाले हैं वो भी नहीं जानते और वो भी कुछ नहीं करते। तो अगर शासन नहीं कुछ करे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नहीं कुछ करें, शासन डायरेक्शन देता रहे, न्यायाधीश कुछ नहीं करें, हर बार सुप्रीम कोर्ट में आना पड़े और सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है जो नीचे बैठे हुए हैं, और वो अपना काम ना करें, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो कानून की व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी और जब तक कोर्ट्स भी अपना कर्तव्य नहीं पहचान पाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे अन्याय तो चलते रहेंगे। और फिर उस पर फिर ये भी सवाल उठता है कि देश का भविष्य क्या है, किस ओर जा रहा है हमारा देश। अभी जिक्र पुलिस का हो रहा था, अभी गुजरे वक्त में जिस तरीके से उपचुनाव हुए यूपी में, लोगों को वोट डालने से रोका गया। क्योंकि मेरी मेंबरशिप गई, आजम साहब की गई, रामपुर में 2-2, 3-3 उपचुनाव हुए। रामपुर में आपके टाइम में कितने वोट पड़ते थे? कितना परसेंटेज वोट पड़ता था? नहीं, वोट परसेंटेज 60 पड़ता है, 60-65। शहर में अगर हम उसकी परसेंटेज को कुछ कम भी मान लें तो ऐसा नहीं था कि कभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने गए और पुलिस ने रोक दिया। हजारियों वीडियो आई, मीरापुर के उपचुनाव से आई, कुंदरकी के उपचुनाव से आई, रामपुर के उपचुनाव से आई कि लोगों को पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। उनको जिसके परसेंटेज कम हो गई, मतलब ना वोट फिर भी भरपूर पड़े। अच्छा, लोग वोट डालने पहुंचे हो ना पहुंचे हो,
पोलिंग परसेंटेज, आप मिल्कीपुर का भी अभी उपचुनाव हुआ है तो लोगों की ये शिकायत आई, क्योंकि मैं तो जेल में था, जितनी टीवी पर रिपोर्टिंग हो रही थी उसी से जितना समझ आया कि लोग ये शिकायत कर रहे थे कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, लेकिन पोलिंग परसेंटेज बढ़ी, उसके बाद भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ी। ये कैसे हुआ? कुछ भी हो सकता है इस वक्त। पहले मुझे याद कुछ भी नहीं, खुल के बोलेंगे। नहीं, मैं खुल के बोलूँगा, एक FIR और तैयार खड़ी होगी मेरे खिलाफ। मैं मिल्कीपुर में मैंने सुना है कि समाजवादी पार्टी में लगभग 100 एप्लीकेशंस कमीशन को दी, इलेक्शन कमीशन को, कि ये यहाँ मिल्कीपुर में हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको सुना तक नहीं। हमारे यहाँ एक है अधिकारी, सरकार के बहुत पसंदीदा अधिकारी हैं, 8 चुनाव वो रामपुर में करा चुके हैं। कभी ज़िले का प्रभार उनके पास था, आज मंडल का प्रभार उनके पास है। पहले अपने बचपन से हम चुनाव देखते आ रहे हैं, अगर एक इल्ज़ाम लग जाता था कि सब फला SHO ये इस पार्टी का है तो शायद शाम नहीं हो पाती थी, चुनाव आयोग उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भेज देता था। पिछले 7 सालों से शायद कोई पार्टी बाकी नहीं बची, कोई नेता बाकी नहीं बचा, कोई उम्मीदवार बाकी नहीं बचा जिसने चुनाव आयोग से जाकर मिलकर एप्लीकेशन देकर ये ना कहा हो कि साहब इन्हें हटा दीजिए, ये चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये बेईमानी कराते हैं, लेकिन नहीं हटाया। 8 चुनाव करा चुके हैं वो पूरे, जब रामपुर का प्रभार उनके पास रहा तब जिलाधिकारी रहते हुए, और अब मंडल का प्रभार होने के बाद। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी तो जी एक यूनिवर्सिटी भी चलाते थे? चलाते हैं, मतलब उसका क्या नाम है? मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। जौहर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। कब तक से, मतलब शुरू स्कूल से करते हैं वो, पहली जमात से, या जो देखिए हम स्कूल भी तो है ना वहाँ? जी स्कूल हैं, और ऐसे स्कूल्स हैं कि मैं मतलब थे, अब है नहीं कह सकता। तो कह रहा हूँ, आप तो थे। उसमें 400 रुपये में बच्चों को अच्छी CBSE की एजुकेशन दिया करते थे। फिर भी अभी जितना बचा है उसको संभाल कर चला रहे हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज रन कर सकते थे, क्योंकि एक वक्त था, मुझे याद है बचपन में, कि रामपुर उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा एजुकेशनली बैकवर्ड इलाका था। तब मेरे वालिद ने वो एक शेर सुनाया करते थे मुझे कि चश्मे सैयद नगरा है कि उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। और उनका एक ख्वाब था ये, पहले उन्होंने कोशिश करी थी कि रामपुर में एक सरकारी विश्वविद्यालय बन जाए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं बन सका। उन्होंने हिम्मत करी, कोई हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, उन्होंने अपना दामन फैलाकर लोगों से मांग कर, सरकार से, जिस किसी के आगे वो झोली फैला सकते थे, झोली फैलाकर उस यूनिवर्सिटी को बनाया। और मैं आज, क्योंकि आपके जेल से निकलने के बाद मैं कहीं पर मीडिया से इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज आपके सामने मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, हर किसी को मरना है, मौत का नाम गाली नहीं है जिसे कहावत में कहा जाता है, और हर किसी को मर के अपने मालिक के सामने जाना है। मैं, मेरे वालिद, मेरी माँ या मेरे ख़ानदान में से अगर किसी ने कभी एक नन्ही पाई उस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा लिया हो, एक नन्ही पाई का कोई भी बेनिफिट, एक टेलीफोन कॉल भी किया हो मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने, तो मैं अपने अल्लाह के आगे उसका गुनहगार हूँ, और वो हराम है मेरे लिए। मेरे वालिद ने वो यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए बनाई थी, इस कौम में से आने वाला हर इंसान पंचर न जोड़े, ठेला न चलाए, वो भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने। बस उनकी ये सोच, मैं ये कहता हूँ, उनकी ये सोच उनके लिए एक आत्मघाती सोच बन गई। आज उनके ऊपर जो भी परेशानियां हैं, शायद उनका ये जज्बा अपने लोगों को पढ़ाने का, और वो हमेशा ये कहते हैं, जब यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ तो उसको करने वाले अखिलेश यादव साहब थे, जब शिलान्यास हुआ तो मुलायम सिंह जी थे। और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, ये नहीं है कि विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है तो उसमें पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले सिर्फ मुसलमान हैं, वो तो सबकी है। देखिए, मुझे नहीं पढ़ना उसमें, मेरे वालिद को नहीं पढ़ना, मेरे भाई को नहीं पढ़ना, मेरी माँ को नहीं पढ़ना, और हम हमेशा नहीं रहेंगे, सबको मरना है, आज नहीं कल। वो एक नेशनल एसेट है, वो लोगों ही के काम आएगा। तो इन्होंने प्रयास किया उसको बंद करवाया जाए। उस यूनिवर्सिटी की तबाही और बर्बादी की कोई साजिश ऐसी नहीं है जो बाकी छोड़ दी। मतलब उस यूनिवर्सिटी से मैं अरेस्ट हुआ हूँ, उस यूनिवर्सिटी की खोद के डाल दी पूरी यूनिवर्सिटी, ज़मीनें, कभी मशीन निकाल ली, कभी किताबें दीवारें तोड़ के सुना है कि बड़ी बड़ी महंगी किताबें थी, पुरानी किताबें सब उठा कर ले। किताब चोरी का भी मुकदमा है हमारे ऊपर कि हमने किताबें चुराई हैं। अच्छा जी,
हमने जो किताबें लाया था वो चुरा रहा था। जी, हम किताबें हम चुरा कर लाए थे। चलिए कम से कम ये फिर भी इल्ज़ाम, चुरा कर बेची तो नहीं, आज मैं कहता हूँ चलिए सही भी है, चुरा कर बेची तो नहीं आज़म खान ने, वो चुरा कर लाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। मेरे ख्याल से इस पर तो इनाम देना चाहिए था जिस पर सज़ा दे दी गई। यूनिवर्सिटी का लैंड एक्विजिशन भी कैंसिल हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। उसका लैंड एक्विजिशन ऑर्डर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि उसके कंडीशंस वायलेट हुए। अगर ऐसा ही आपको टारगेट करना था तो सरकार यूनिवर्सिटी खुद ले लेती और पढ़ाई करवाते, ये भी तो हो सकता था। आप ये क्योंकि सरकार एक और यूनिवर्सिटी बनाए, एक और यूनिवर्सिटी बनाए, उससे अच्छी बनाए। आप छोटी लकीर, आप उससे बड़ी लकीर खींचिए कि हम लोगों के लिए अगर तुमने 10 पॉइंट अच्छा किया तो 50 पॉइंट है, आप बड़ी लकीर खींचिए, आप उससे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाइए। और आज़म साहब पहले यही चाहते थे कि सरकारी विश्वविद्यालय बने, वो नहीं बन सका, इसलिए उन्होंने प्राइवेट बनाया। और मैंने कहा प्राइवेट बनाने का मकसद अल्लाह जानता है कि अगर 1 रुपया हम उसकी वजह से नहीं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और उस यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो आने वाले वक्त में इसी मुल्क के काम आएगी, यहाँ के नौजवानों के काम आएगी, यहाँ के लोगों के काम आएगी। हम तो हो नहीं हो, लेकिन ये कोई आज के वक्त में भी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि आज़म खान साहब ने अपने पर्सनल बेनिफिट का 1 रुपया भी उस विश्वविद्यालय से लिया। चलिए इसी बात से हम ये डायलॉग ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच निज़ाम फॉर हेल्पिंग पीपल व्हेन एवर दे आर इन ट्रबल। और ऐसे लोग, ऐसे वकील होने चाहिए हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद।